वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा गया था ये फ्योल ने बताया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने जब काम किया था तो उन्होंने ये देखा कि 14 प्रिंसिपल्स ये होने चाहिए। उन्होंने इस तरह इन 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम किया था और इसको उन्होंने नाम दिया था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? और आप ये जानते हो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी अपने प्रिंसिपल्स को डिराइव किया था उन्होंने, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग फील्ड से थे तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला था और इन्होंने थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निकाला था। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताया था। मैं आपको इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ और 7 प्रिंसिपल्स आपको इसी के पार्ट 2 में मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज उन्होंने क्या निकाला था? डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने ये बताया था कि हमें हर एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक इंसान को वो छोटे छोटे वर्क जो है डिवाइड करके उन इंसान को अलॉट कर देना चाहिए, ना कि हमें बड़ा काम एक इंसान को अलॉट करना चाहिए। क्यों? उन्होंने ये बताया था कि छोटे छोटे जो वर्क हैं वो ईजिली अचीव किए जा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बिग वर्क टू अ सिंगल पर्सन। इज इट क्लियर? जब उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किया तो उन्होंने ये देखा कि इससे क्या बेनिफिट हुआ उनके ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। उन्होंने ये देखा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की स्पेशलाइजेशन होना चालू हो गई और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि आपने ये सुना होगा कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में 2 तरीके के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि क्लरिकल एग्जाम होते हैं, पीओ एग्जाम होते हैं और एक स्पेशल ऑफिसर का एग्जाम होता है, एसओ करके 3 एग्जाम्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो जब हम क्लरिकल नेचर पे जब हम रिक्रूट करते हैं तो लोग तो वही होते हैं, लेकिन एक इंसान को कैशियर बना दिया जाता है, एक इंसान को कस्टमर डेस्क पे बैठा दिया जाता है। तो जिसको कस्टमर डेस्क पे बैठाया जाता है वो कंज्यूमर्स को बड़े आराम से ट्रीट कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, और वही जो कैशियर होता है वो नोट काउंट करते 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 उसमें इतनी परफेक्शन आ जाती है कि वो आपसे बात भी करता रहेगा और साथ साथ वो नोट को भी करेक्टली काउंट करेगा। आपको 4 बार काउंट करना पड़ जाएगा, वो 1 टाइम में ही काउंट कर लेगा। इज इट क्लियर? तो उन्होंने ये देखा कि जब हम एक इंसान को एक काम अलॉट कर दे रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो इंसान स्पेशलाइज हो गया अपने काम में। और दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि इससे लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, क्योंकि आप ये समझ लो कि जब आप बाइक चलाना सीखते हो, स्कूटी चलाना सीखते हो, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि कहाँ पे ब्रेक है और कहाँ पे एक्सीलेटर है। ठीक है, आप बहुत वॉच करते हो, और जो बाइक चलाने वाले हैं वो क्लच पे ध्यान देते हैं, ब्रेक पे ध्यान देते हैं, गियर पे ध्यान देते हैं। तो शुरुआत में तो उनको क्या लगता है कि हाँ हमको ये करना है, अब ब्रेक लगाना है, अब ये करना है, अब क्लच छोड़ना है, अब क्लच लेना है। लेकिन जब वो परफेक्ट हो जाते हैं तो वो पीछे कोई बैठा भी है साथ में, साथ साथ बात भी करते जाते हैं, आराम से वो गाड़ी भी चलाते जाते हैं, और उनके दिमाग में भी ऐसा नहीं रहता है कि अब हमें गियर चेंज करना है, अब हमें ये करना है। वो सब ऑटोमेटिक होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिव हो जाते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब उनको लगता है कि ये मेरे लिए क्या है, नॉर्मल काम है, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। दैट इज़ वाई व्हाट फ्योल ने ये सजेस्ट किया था कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, विच इज कंपल्सरी। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल ने ये सजेस्ट किया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान के चलो एक इंसान को हम रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, और साथ में उसको अथॉरिटी नहीं देते हैं, तो वो इंसान कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर हम किसी एक इंसान को किसी चीज़ की जिम्मेदारी देते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें उसको अथॉरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? उसको पावर मिलनी चाहिए, उसको उतना पावर है कि वो उस काम को अपने ढंग से कर सके। तो हम अगर उस इंसान को अथॉरिटी नहीं देते हैं तो हम उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई व्हाट फ्योल सजेस्टेड दैट देयर शुड ऑलवेज बी अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मान के चलो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और उसको अथॉरिटी नहीं दे देते हो तो वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी मस्ट है। जब उन्होंने ये चीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिया और देखा तो तब उनको क्या मिला? उनको ये दिखाई दिया कि वहाँ पे किसी भी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक बॉस को पता था कि मैंने ये काम इस इंसान को दिया है और इसी इंसान
से मुझे काम चाहिए तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, और वो काम कर रहा है तो उसके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो फ्योल ने ये देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी तरीके का जो मिसयूज थी अथॉरिटी की, किसी भी अथॉरिटी की मिसयूज नहीं हुई, क्योंकि हमने अथॉरिटी तो पहले से ही सेट की हुई थी, और अथॉरिटी अगर सेट है तो इसका मतलब वही इंसान जाएगा भी कोई काम करने। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मार्कर इशू कराने की जिम्मेदारी अगर मेरी है तो मैं ही अपने टीचर्स को ये मार्कर प्रोवाइड कराऊंगा, ना कि कोई और मुझे प्रोवाइड कराएगा। अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर मेरे पास 10 मार्कर आए हैं और उसमें से 5 मार्कर खो जाता है, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नाइदर द अदर टीचर। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद सेकंड बेनिफिट उनको क्या मिला। उन्होंने ये देखा कि हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम। यहाँ पे जो काम था वो समय पे होने लगा। अब ये बात मान लो कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दे दिए, तो जो वर्कर है या सबऑर्डिनेट है वो कहेगा सर उन्होंने मुझे बोला ही नहीं, सर उन्होंने मुझे यहाँ पे रोक दिया, सर मुझे उन्होंने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, मुझे इस चीज़ का परमिशन नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते काम क्या होगा, डिले हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी इंसान को अगर कोई काम देना है, अलॉट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और अथॉरिटी देंगे ही नहीं। ठीक है, अगर ये हम दोनों साथ में देते हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समय पे पूरी होगी और काम भी क्या होगा, समय पे पूरा होगा। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि डिसिप्लिन उन्होंने क्या बताया था कि हमेशा एक सब ऑर्डिनेट और एक बॉस का, सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट का एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब बॉस है, पता चला वो 10 बजे आ रहा है, तो सब ऑर्डिनेट क्या करेगा, वो उनसे 5 मिनट पहले आ जाएगा। अगर 9 बजे का ऑफिस है, वो 10 बजे आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो उनको पता है क्योंकि बॉस लेट आते हैं, बॉस से 5 मिनट पहले हम चलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो डिसिप्लिन है वो चाहे लोअर लेवल का इंसान हो, चाहे टॉप लेवल का इंसान हो, चाहे मिडिल लेवल का इंसान हो, हर एक इंसान के लिए एक रूल है, एक लॉ है, एक वर्किंग का इन्वॉल्वमेंट है, उसको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये डिसिप्लिन हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप डिसिप्लिन में स्कूल जाते हो, प्रॉपरली आप टाई पहनते हो, प्रॉपरली आप स्कूल के ड्रेस पहनते हो, प्रॉपरली आप फॉर्मल शूज स्कूल के पहनते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू योर डिसिप्लिन। और आप अगर बिना शर्ट खोल के ऐसे फोल्ड करके आप जा रहे हो तो दैट इज नॉट डिसिप्लिन, आपको वहाँ पे आपके टीचर्स रोक देंगे। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है तो डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। जब उन्होंने डिसिप्लिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया तो उन्होंने क्या देखा, आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ये देखा कि सिस्टमैटिक वर्किंग होने लगी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, सिस्टमैटिक वर्किंग होने लगी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब काम जो है सिस्टमैटिक वे से होने लगा, ढंग से काम होने लगा, और साथ साथ लोगों की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई। मैंने अभी आपको आपका एग्जांपल दिया कि आप स्कूल ड्रेस में जाते हो, ये है वो है, तो उससे आपको ये फीलिंग आती है कि मैं अभी स्कूल में हूँ, अगर मैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ करूँगा या करूँगी तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन आप अपने घर पे आराम से रह सकते हो, अपने तरीके से रह सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी डिसिप्लिन्ड वे में रहना होता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको टोक देते हैं कि बेटा ये क्यों कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर जगह, हमेशा हर जगह काम आता है। तो फ्योल ने, ठीक है, फ्योल ने ये सजेस्ट किया कि डिसिप्लिन तो हर एक बिजनेस में होना ही चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, कमांड का मतलब क्या हो गया। अब मेरे मान लो 10 बॉस हैं, मुझे एक बॉस कहता है कि सर आप इकोनॉमिक्स की क्लास चलाइए, दूसरा बॉस कहता है कि सर आप बिजनेस स्टडीज़ की क्लास चलाइए, तीसरा बॉस कहता है सर आप अकाउंट्स की चलाइए। अब मैं क्या कर दिया, अब मैं पहले वाले बॉस की बात सुन के इकोनॉमिक्स की क्लास ले लिया। ठीक है, अब जो दूसरा वाला बॉस है वो बोलेगा अरे मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ की क्लास बोला था, तीसरा वाला बॉस बोलेगा कि मैंने आपको अकाउंट्स की बॉस। अब मेरी तो यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, मुझे 3 बॉस से ऑर्डर मिले तो मैंने किसी एक बॉस का ऑर्डर मान लिया। अब वो बॉस क्या करेगा, मुझे डांटेगा, बोलेगा, ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरा नुकसान होगा, और उसके थिंकिंग में ये आ जाएगा कि पहले वाले बॉस की बात ये मानता है, हम लोग को समझता नहीं है। तो ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम है और उस मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, उस जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको भी प्रॉब्लम है।
उनकी भी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब हो जाएगी। या हो सकता है मैं जानबूझ के कह दूँ सर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, आपस में मैं ही उनको लड़वा दूँ। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि देयर शुड ऑलवेज बी यूनिटी ऑफ कमांड, कि हमें कमांड जो है खाली एक इंसान से मिलना चाहिए। मीन्स मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन टीम का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और वही बॉस सारे लोगों को कमांड करें। अब ढेर सारे बॉस रहेंगे, अलग अलग जगह से कमांड आएंगे, तो वहाँ पे क्योस भी रहेगी, कन्फ्यूज़न भी रहेगा, क्योंकि हम परेशान रहेंगे कि किसका बात माने। जिसकी नहीं मानते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो व्हेन ही अप्लाइड दिस थिंग इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डिड हैपेंड, क्या हुआ था, यहाँ पे ये देखा गया था कि नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैं एक सबऑर्डिनेट हूँ तो मेरे माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर मेरे एक ही प्रिंसिपल हैं तो मैं तो उन्हीं प्रिंसिपल की बात सुनूंगा कि हाँ मुझे इसकी क्लास लेनी है, उसकी क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, मेरा अगर एक बॉस है तो मैं सिर्फ उन्हीं की बात मानूंगा। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड रखते हैं, अगर हम एक बॉस रखते हैं तो सबऑर्डिनेट को किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी बात, कोई किसी भी तरीके का ईगो क्लैश नहीं होगा। ईगो क्लैश का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया कि वहाँ पे 2 बॉस 3 बॉस आपस में लड़ने लगे, मैं तो ये कहा था, आपने ये क्यों कह दिया, मैंने तो दूसरा बॉस कहेगा मैंने तो ये कहा था, आपने ये क्यों कह दिया। आपस में सबका ईगो क्या होगा, क्लैश हो जाएगा कि ये मेरी बात नहीं सुनता है, उनकी सुनता है। मैं भी तो ऑर्गेनाइजेशन का ये हूँ, मैं भी तो ऑर्गेनाइजेशन का वो हूँ। तो इससे क्या होगा, सबका ईगो क्लैश करता है। ठीक है, और एज अ सबऑर्डिनेट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा एक तरीके का डर भी पैदा हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न भी रहेगी। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए किसी का ईगो क्लैश ना करे और एफिशिएंसी इंप्रूव करे। एफिशिएंसी इंप्रूव करे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं इफेक्टिव वे से, एफिशिएंसी वे से मैं उस काम को कर सकूँगा, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और मुझे मेरे बॉस ने बोला ये करो वो करो, तो मुझे अकाउंट्स भी देखना होगा, इको भी देखना होगा, बीएसटी भी देखना होगा, इसमें मेरी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, दैट इज़ वाई कमांड शुड बी फ्रॉम वन बॉस। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक बॉस के ऊपर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस रहेगा, 2 बॉस नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैच कर रहा है, लेकिन कमांड का मतलब क्या हो गया, कमांड की बॉस से हो गया कि एक ही बॉस से डायरेक्शन कमांड मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन मतलब जैसे मेरा काम करने का जो अप्रोच है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में होना चाहिए। चाहे मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊँ, चाहे मैं बीएसटी पढ़ाऊँ, चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, वहाँ पे बच्चों का वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि सारे बच्चे पास कर जाएं, सारे बच्चों का अच्छा परसेंटेज आ जाए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पे क्या होगा, वन डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 1 प्लान, जहाँ पे एक यूनिट होगा। एक यूनिट क्या हो गया, अकाउंट्स के टीचर, बिजनेस स्टडीज़ के टीचर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टीचर, ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया और 1 प्लान हो गया। उनका सबका प्लान क्या है, सेम है। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये था कि हमें क्या करना है, अच्छा परसेंटेज बच्चों से लाना है, 100% बच्चे पास हो जाएं, सारे बच्चे अच्छे परसेंट से मार्क्स ले आएँ। ठीक है, ये क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल था। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो गया और एक यूनिट एक प्लान हो गया। मैं अगर अपना यूनिट ले रहा हूँ, अपने चीज़ को खाली सुधार रहा हूँ, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ही मूव कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल गोल भी अचीव हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मैंने अपना एक गोल सेट किया, मैं आपको इस समय बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा गोल इस समय क्या होगा कि बिजनेस स्टडीज़ में मेरे किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, वो अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। अब इकोनॉमिक्स के टीचर और अकाउंटेंसी के टीचर क्या कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने गोल को अचीव कर रहा हूँ, तो उससे अगर बच्चे का गोल अचीव हो रहा है, और ऐसे अगर इकोनॉमिक्स के टीचर और अकाउंटेंसी के टीचर अपना अपना गोल अचीव कर लें, तो ये गोल अचीव करने के बाद क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो जाएगा, पूरा गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो जाएगा। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे परसेंट रहें, सारे सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स रहें। तो डैट वाज द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये गोल था ऑर्गेनाइजेशन का कि सारे बच्चे 90+ मार्क्स रहें। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब पर्सनल, मेरा जो खुद का इंटरेस्ट था, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो गया, जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। जनरल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट वाज द जनरल इंटरेस्ट, मीन्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स वाज द जनरल इंटरेस्ट। लेकिन पर्सनल क्या था, मेरा कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल ना करे, मेरा कोई बच्चा मेरे सब्जेक्ट में फेल ना करे, मेरा सब्जेक्ट का बच्चा हाईएस्ट मार्क्स अचीव करे अपने पांचों सब्जेक्ट में। ठीक है, वो तो क्या हो गया, वो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट किस में कर दिए, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया जनरल इंटरेस्ट में। इज इट क्लियर? जब उन्होंने ये चीज़ करके देखा तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, और दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि कोऑर्डिनेशन बना था इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में, क्योंकि मैं अपने गोल को वॉच कर रहा था, दूसरे टीचर अपने गोल को वॉच कर रहे थे, तीसरे टीचर अपने गोल को वॉच कर रहे थे, तो अपने अपने गोल को वॉच करते करते क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या बेनिफिट हुआ, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब पूरा सारे टीचर्स अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव होगा ही होगा। और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ था। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल मतलब पर्सन के साथ और ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। तो हमने क्या कर दिया, हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, जनरल इंटरेस्ट में। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट के आप अलग अलग क्लासेस करते हो, अलग अलग टीचर्स होते हैं अवेलेबल। तो आप स्कूल का एम क्या होता है कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स पाओ, दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ व्हाट इज रेम्यूनरेशन, सब कुछ हमने बात कर लिया। ठीक है, ये है वो है, इतने इतने प्रिंसिपल्स हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी, ठीक है, या इंसेंटिव, सैलरी और इंसेंटिव। तो सैलरी और इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब हमने सारी चीजें करवा दी, अब उस एम्प्लॉय को क्या पे करना है, एम्प्लॉय को कितना पे करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरा एक अच्छा एम्प्लॉय कहीं और उसको अच्छी ऑफर आ जाए तो वो वहां पे छोड़ के भाग जाए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चालू कर दे। दैट इज व्हाट, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भागते क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादा सैलरी मिलती है, कहीं किसी और तरीके का इंसेंटिव मिलता है। एक हमको बोल रहा है आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको कमीशन भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, अलग अलग अलाउंस मिल गया, अलग अलग इंसेंटिव मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा एम्प्लॉय किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया तो उससे मेरा नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए फ्योल ने यह सजेस्ट किया था कि हर एक इंसान का रेम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उस इंसान की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उस इंसान की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब कितना पैसा उसको मिलना चाहिए कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इधर उधर ना जाए, इधर उधर मूव ना करे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जब उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ का अपना रेम्यूनरेशन सेट कर दिया, सैलरी सेट कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, हम सबसे अधिक सैलरी भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटस है, एक कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसको हम बिगाड़ नहीं सकते। हम अच्छी सैलरी देने के चक्कर में पता चला हमारे पास खुद प्रॉफिट्स के लिए कुछ पैसे नहीं बच रहे हैं। तो यहाँ पे फ्योल ने ये देखा कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस की, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है बिजनेस की, उसको उन्होंने वॉच किया प्रॉपरली कि फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी कैपेसिटी अधिक है तो हम अधिक पे करेंगे, अगर हमारी कैपेसिटी कम है तो थोड़ा हम लो पे करेंगे। जैसे कि रिलायंस और टाटा इंडस्ट्रीज से हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और वो जो रिक्रूट भी करेंगे लोगों को, वो टॉप क्लास के लेवल को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, लोगों को रिक्रूट करेंगे तो उनकी सैलरी भी अधिक होगी। इसीलिए फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अधिक पैसा कमा रही है तभी वो अधिक पे कर पाएगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन अगर कम पैसा कमा रही है तो वो अपने वर्कर्स को कम ही पे कर पाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखा कि मिनिमम वेज एक्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, मिनिमम वेज एक्ट, अब आप ये है किसी एक लेबर को 50 रुपये से काम नहीं ना करा सकते पूरे दिन। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज एक्ट रखा है कि कम से कम एक इंसान को इतनी सैलरी और इतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। जैसे कि 500, 600, 700, 800, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी, ठीक है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से उनकी वेज रेट या वेज एक्ट बना हुआ है कि यहाँ के वर्कर्स इतना काम करेंगे और उनको इतना
पर डे या पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो मिनिमम वेज एक्ट को भी ध्यान देते हुए उन्होंने ये किया कि मिनिमम वेज एक्ट जितनी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है हम उससे कम पे ना करें, अगर उससे कम पे करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को घाटा होगा। दूसरी बात हो सकता है कि कोई और ऑफर कर दे तो वो वहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाए, ठीक है, ये चीज़ थी। फिर उन्होंने ये देखा कि द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटर्स क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमारे वर्कर्स को हमसे अधिक सैलरी देता है तो वो क्या करेंगे, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। अगर एक इंसान के पास काबिलियत है काम करने की तो वो अपनी जॉब को आराम से चेंज कर सकता है। इज़ इट क्लियर? तो बाकी के जो 7 पॉइंट्स हैं विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 7 टॉपिक्स। आप मेरे ख्याल से ये 7 टॉपिक को समझ पाए होंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? थैंक यू।